स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व के का बनना का भाग 9 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भारतीय उद्यमी के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या था। जब हम विश्व बाजार की बात करते हैं और जब खाद्य फसलें जो उगाई जाती हैं, तो आपको पता है बच्चों कि इसके लिए जो है कुछ कैपिटल और इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ पूंजी या कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो जो बड़े बड़े बागान थे, जो प्लांटेशन फार्म वगैरह थे, उनके लिए तो बाजार में जो है वो बैंक थे और बैंक से जो होता है वो एज अ लोन लिया जा सकता था, पैसा लिया जा सकता था। लेकिन जो छोटे छोटे किसान होते थे उनका क्या होता था? इनके लिए देसी साहूकार और महाजन जो है अब हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे लोग, जो किसान थे, मजदूर थे, उनके लिए जो होता है लोन कौन देता था? जो देसी साहूकार होता था, जो महाजन होते थे, मतलब एक तरह से जो होता है ये देसी बैंकर होते थे। ये उन बहुत सारे बैंकर और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात उन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। तो ये जो बैंकर थे, जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, ये सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में जो निर्यात होता था खेती, उनके लिए, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के लिए जो होता है ये लोन देते थे। और इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे, या तो वो स्वयं जो है पैसा देते थे, या फिर यूरोपीय बैंक से जो होता है वो कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठन और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। तो आपने देखा कि जो भारतीय जो एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी हुए, जो बिजनेसमैन हुए, वो केवल भारत तक ही सीमा तक ही नहीं थे, अब उसके बाहर भी जो है उन्होंने अपने पैर फैलाना प्रारंभ कर दिया था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। तो यूरोप में जो होता है भारतीय व्यापारी और जो महाजन थे, जो बिजनेस मैन थे, वो भी जो है जा पहुंचे थे अफ्रीका में। और जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे, वो तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जाने के लिए, तो वो जो इस उपनिवेश से बाहर भी जो है ना वो निकल गए थे। और 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे। और ये एम्पोरियम जो थे वो टूरिस्ट लोग जब यहाँ आते थे, उससे जो होता है इनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। इन दुकानों में जो टूरिस्ट होते थे, जो सैलानी होते थे, उनको आकर्षण जो होता है के लिए स्थानीय और विदेशी चीजें यहाँ मिलती थी। तो जो होता है टूरिस्ट लोग इसे बहुत ज्यादा यहाँ से जो है वस्तुएं खरीदने लगे थे। तो इस प्रकार से यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी जो होता है, जो टूरिस्ट जो लोग थे, उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। अब हम देखेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली जो महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। भारत में ना बहुत अच्छी किस्म की जो फाइन जो कॉटन होती है ना, वो यहाँ पे पैदा होती थी। और लेकिन इनका जो है निर्यात हो जाता था। तो ये किसको जो है हम इसको निर्यात कर रहे हैं? यूरोपीय देशों को किया जाता था। और आप जानते हैं कि जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण आया, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उसके बाद जो होता है इन कपास का उत्पादन और बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थापित हुए थे, और उसके लिए जो होता है भारत जो है उनको कच्चे माल का मुख्य रूप से स्रोत था। तो यहाँ से कपास जो है वो जाता था ब्रिटेन में, और वहां से जो होता है वो बनकर विभिन्न मार्केट जो थे, जो उसके बहुत सारे कॉलोनी थे, और जो ब्रिटेन के जो अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में जो है वो तैयार माल बेचा जाता था। इसी कारण वहां के उद्योगपति ने सरकार पर यह दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप क्या हुआ
कि ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क लगा दिया गया और वहां महीन भारतीय कपास का आयात अब कम होने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार अब ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद अब भारतीय कपड़ा जो टेक्सटाइल मिल थी उसको दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार जो होता है गिरावट का ही रुझान हमें देखने को मिलता है। मतलब जो इंडियन जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा अब लॉस हो गया था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो कि महज आप देखिए 15 साल में 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 तक तो यह केवल 3% रह गया। तो आप देखिए कि ब्रिटिश जो पॉलिसी अपनाई थी उसकी वजह से जो होता है भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो थे उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और केवल 70 वर्षों में अगर हम देखें तो 70 वर्षों में जो होता है यह 30% से घट के केवल 3% जो है रह गया था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। जहां 1812 से अगर हम देखते हैं 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। मतलब क्या हो रहा था कि कच्चे माल का निर्यात जो है अब ज्यादा से ज्यादा हो रहा था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा, क्योंकि नील की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी ब्रिटेन को। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा था। ब्रिटेन की सरकार क्या करती थी? भारत से अफीम की खेती वहां करवाती थी, क्योंकि भारत उसकी कॉलोनी थी, और उस अफीम को चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही वो चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। इस तरीके की पॉलिसी जो होता है, जो ट्रेड सरप्लस की पॉलिसी कौन अपना रहा था? ब्रिटेन अपना रहा था। 19वीं सदी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे माल के निर्यात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी, और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ये जो व्यापार अधिशेष है, इसे ये एक अर्थशास्त्र का शब्द है, तो ये इकोनॉमिक का वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो ये व्यापार अधिशेष क्या होता था? जैसे मान लीजिए हम ब्रिटेन और भारत के उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यदि भारत जो है वह 100 रुपए का सामान भेजता है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन जो होता है वो 150 रुपए का सामान भेजता है भारत को, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो 50 रुपए जो होता है ब्रिटेन जो है उसके पास ज्यादा होंगे हमेशा, और ये स्थिति हमेशा ही देखने को हमें मिली थी। तो इसे ही हम जो है व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है, जिसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जा सकती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद करते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत जो
ब्रिटेन के जो अफसर होते थे, जो व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें समुद्री मार्ग, जमीनी मार्ग और बंदरगाह से होने वाले व्यापार की जो मात्रा है वो दर्शाई गई है। 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले जो हैं ये व्यापारिक मार्ग थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था को समझने का आज प्रयास किया।